हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पर भी बातचीत करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे कल पूछी गई क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस संस्थान को NMICPS के तहत टेक्नोलॉजी हब मिलने जा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं AWIHG, B IIT रुड़की, C UTU या D इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी IIT रुड़की। तो IIT रुड़की में NMICPS के तहत टेक्नोलॉजी हब की स्थापना की जाएगी। NMICPS यानी नेशनल मिशन ऑफ इनडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। साइबर फिजिकल सिस्टम यानी CPS उस इंजीनियर्ड सिस्टम का एक नया समूह है जो कि एक डायनामिक वातावरण में संगणना और भौतिक प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है। भारत में CPS प्रौद्योगिकी के प्रसार में तेजी लाने को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने NMICPS की स्थापना की है। IIT रुड़की को NMICPS के तहत एक टेक्नोलॉजी हब मिलेगा। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से स्थापित किए जा रहे 25 केंद्रों में से एक है। यह नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाले पारिस्थितिकी तंत्र का भी निर्माण करेगा। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में, जिन एग्जाम्स में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ साथ ही बात करते हुए चलते हैं कि IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसकी स्थापना रुड़की में 1847 में की गई थी। यह एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसे 1854 में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग नाम दिया गया था और फिर स्वतंत्रता के बाद इसे केवल सिविल इंजीनियरिंग में सीमित न करके इसे सभी प्रकार की इंजीनियरिंग के लिए थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नाम से चलाया जाने लगा। 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसका नाम कर दिया गया रुड़की विश्वविद्यालय और तब से यह स्वतंत्र भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय बन गया। आज का दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में मनरेगा में आजीविका पैकेज मॉडल लागू किया है? इसके ऑप्शंस हैं A उत्तर प्रदेश, B उत्तराखंड, C मध्य प्रदेश या D गुजरात। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। याद रखेंगे, उत्तराखंड में आजीविका पैकेज मॉडल जो कि मनरेगा से संबंधित है, इसे लागू किया गया है। आजीविका पैकेज मॉडल के तहत सबसे पहले भूमिहीन जॉब कार्ड धारक परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। यह आजीविका पैकेज लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत मनरेगा में अब जॉब कार्ड धारक मजदूरी के अलावा स्वरोजगार के तहत अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ याद करते हुए चलते हैं कि नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 से लागू किया गया था। इसे कहाँ से लागू किया गया? अनंतपुर ग्राम, जो कि आंध्र प्रदेश के बंदावली जिले से संबंधित है। 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम महात्मा गांधी जी के नाम से मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और मनरेगा मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? रघुवंश प्रसाद जी को, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? इसके ऑप्शंस हैं A 14 जनवरी 2020, B 26 जनवरी 2019, C 15 जून 2020 या D 14 दिसंबर 2019। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन A 14 जनवरी 2020 को।
उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक 2019 9 दिसंबर 2019 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था और 14 जनवरी 2020 को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की स्वीकृति इस विधेयक को मिल गई। इसके तहत राज्य सरकार उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के जरिए चार धाम जो कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री हैं, उत्तराखंड के चार धाम, इन चार धामों समेत करीब करीब 15 मंदिरों के प्रबंधन पर नियंत्रण कर सकती है। इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद 15 जनवरी 2020 को उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड अस्तित्व में आया। तो याद रखेंगे उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड कब गठित हुआ, ये कब अस्तित्व में आया, 15 जनवरी 2020 को। और हाल ही में इस एक्ट में संशोधन किया गया है और इस संशोधन के तहत अब उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड में जो पुजारियों या वंशागत पुजारियों को जो प्रतिनिधित्व के लिए शामिल किया गया था, उसमें अब 3 के बजाय 5 पुरोहितों को शामिल किया जाएगा। और फ्रेंड्स, इस बोर्ड के वर्तमान सीईओ हैं रविनाथ रमन। अगला क्वेश्चन है, पाखरौ टूरिज्म जोन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए राजाजी पार्क, बी कॉर्बेट पार्क, सी औली या डी ग्वालदम। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कॉर्बेट पार्क। पाखरौ टूरिज्म जोन कॉर्बेट पार्क में। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में धारा, झिरना, कोटिरो और लालढांग आरक्षित वन क्षेत्र शामिल होने के बाद इसका क्षेत्रफल 514 हेक्टेयर बढ़ गया है। पाखरौ में 106 हेक्टेयर भूमि पर टाइगर सफारी बनाई जा रही है और 15 नवंबर से एक नया जोन रिंगोडा को भी खोलने की तैयारी है। फ्रेंड्स, बात करते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। इसकी स्थापना 1936 में तत्कालीन गवर्नर सर मैल्कम हैली के नाम पर हैली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी। 1956 में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। हालांकि इससे पहले इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क भी रखा गया था स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल और पौड़ी जिलों में विस्तृत है और यह एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर 1973 को की गई थी। फ्रेंड्स, कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल द्वारा बनाया गया है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। आप यहाँ से इसे देख सकते हैं या फिर आप इसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट उत्तराखंड के महत्वपूर्ण स्थल से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही ई ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजना उत्तराखंड में कब शुरू की गई? इसके ऑप्शंस हैं ए जनवरी 2020, बी फरवरी 2019, सी दिसंबर 2018 या डी सितंबर 2019। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जनवरी 2020। 22 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड में सोलर रूफटॉप का फेज 2 शुरू किया गया। इस योजना का दूसरा चरण शुरू करने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य है भारत में, और भारत में पहला राज्य है गुजरात, जिसने कि इस योजना का दूसरा चरण शुरू किया है, फेज 2 शुरू किया है। फ्रेंड्स, यहाँ याद करते हुए चलते हैं कि उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो कि उरेडा है, इसकी स्थापना जुलाई 2001 में की गई थी और इसका मुख्यालय देहरादून में है। उत्तराखंड की जो सोलर एनर्जी पॉलिसी थी, उत्तराखंड सोलर एनर्जी पॉलिसी, ये 2013 में बनी थी और 2018 में संशोधित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मोक्ष कलश योजना 2020 शुरू की गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या डी राजस्थान। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। तो याद रखेंगे राजस्थान में मोक्ष कलश योजना 2020 हाल ही में शुरू की गई है। मोक्ष कलश योजना को राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देना है। यहाँ याद करते हुए चलते हैं फ्रेंड्स कि राजस्थान, इसकी राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है,
राजस्थान राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं बलराज मिश्र। राजस्थान के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट, भरतपुर और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में लूनी नदी बहती है जो कि कच्छ का रण में विलुप्त हो जाती है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आज का अगला सवाल है अनुबंध कृषि यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। फ्रेंड्स, अनुबंध कृषि खरीदार और किसानों के मध्य हुआ एक ऐसा समझौता है जिसमें इसके तहत किए जाने वाले कृषि उत्पादन की प्रमुख शर्तों को परिभाषित किया जाता है। इनमें कृषि उत्पादों और विपणन के लिए कुछ मानक स्थापित किए जाते हैं। जनवरी 2020 में केंद्र सरकार के मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम 2018 की तर्ज पर अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला तमिलनाडु देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कृषि सुधारों में भी अनुबंध कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। अनुबंध की खेती से किसानों को फसल बेचने और कीमतों आदि में सहायता मिलती है। किसान नियमों और शर्तों के तहत निर्धारित मूल्यों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पूना पैक्ट दिवस मनाया गया है। आपने बताना है कि पूना पैक्ट कब हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं 28 अगस्त 1930, 26 सितंबर 1935, 24 सितंबर 1932 या डी 25 अगस्त 1932। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट यानी पूना समझौता किया गया था। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया था जिसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। यह समझौता पुणे की यरवदा जेल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ। इस समझौते के तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई। कांग्रेस ने यह स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। आज का अगला सवाल है प्लास्टिक पार्क योजना कब लॉन्च की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं 2015, 2018, 2019 या 2020। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2019 में। प्लास्टिक पार्क योजना 2019 में लॉन्च की गई थी, याद रखेंगे। 2019 में लॉन्च की गई प्लास्टिक पार्क योजना के तहत 10 प्लास्टिक पार्क देश में स्थापित किए जाएंगे। यह प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के तहत भारत सरकार इस परियोजना लागत का 50% तक अनुदान देती है। प्लास्टिक पार्क योजना का उद्देश्य प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में प्रतिस्पर्धा और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, भारत में प्लास्टिक उद्योग को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहली श्रेणी है जिसमें पॉलीमर का निर्माण होता है, इसे अपस्ट्रीम श्रेणी कहा जाता है। और दूसरे वे उद्योग हैं जो उपयोगी उत्पादों में प्रक्रियाशील पॉलीमर के रूपांतरण में शामिल हैं। इन उद्योगों को डाउनस्ट्रीम की श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया गया? 2020 में इसे कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 20 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर या 25 सितंबर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 24 सितंबर। 24 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे यानी विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। विश्व समुद्री दिवस सामान्यतः सितंबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। इस वर्ष इसे 24 सितंबर को मनाया गया। 2019 में इसे 27 सितंबर को मनाया गया था। IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इस वर्ष 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस को मनाया गया।
इस वर्ष इसकी थीम थी 2020 में सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट। IMO, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय लंदन में है। फ्रेंड्स, अब बारी है कल पूछे गए क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था उत्तराखंड के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों से मिलती है, और जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं पूनम पंत, प्रमोद ठाकुर, मनोज जोशी, विकराज सिंह, हेमतवाल, दीप बेडवाल, महेंद्र चौहान, अमित नेगी, राहुल नेगी, हर्षु पंत, अनुज कुमार, सुनील बिस्ट, अनिल सिंह बोरा, विपिन ढोंडियाल, शुभम कोहली, प्रीति नेगी, मंजीत बिस्ट और लर्न कैम। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और यूके स्टडी सर्कल की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पौड़ी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले की सीमा सर्वाधिक 7 जिलों से मिलती है। ये जिले हैं नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार। इसके बाद दूसरे नंबर पर हैं चमोली और अल्मोड़ा, जिनकी सीमाएं 6 जिलों से मिलती हैं। फ्रेंड्स, अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है 1962 के भारत चीन युद्ध से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत के साथ व्यापार करती थी। इसके ऑप्शंस हैं ए राजी, बी बोक्सा, सी भोटिया या डी थारू। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में रोज की तरह लिख कर देना है। आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।